तो हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो इसे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलेगा दोस्तों, जिससे आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास करने वाले हैं। और इंडियन ज्योग्राफी का टॉप एमसीक्यू यहां पर कवर करेंगे दोस्तों, विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है क्या मित्रों, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन है चीन, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण कोरिया। आंसर कीजिएगा। उत्तराखंड पीसीएस 2006 का सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को जो है श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। इससे संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है और थाईलैंड में सफेद हाथियों को पवित्र माना जाता है। आप देख सकते हैं कैसे हाथियां हैं, सफेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह महासागर या सागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या मृत सागर? देखिए सर्वाधिक लवणता जो है ना किसमें पाई जाती है? तुर्की का लेक वान झील, तुर्की का लेक वान झील। ठीक है, लेक वान झील, इसमें लवणता कितनी है? 330 प्रति हजार। ठीक है, जबकि मृत सागर में कितनी है? मृत सागर दूसरे स्थान पर आता है, इसमें लवणता 238 प्रति हजार है। ठीक है, तो किसकी लवणता यहां पर सबसे अधिक हो जाएगी? ऑप्शन के अनुसार मृत सागर की हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहां पर मिलती है? मृत सागर में, ऑप्शन के अनुसार। जबकि तुर्की का लेक वान झील जो है दुनिया के सबसे खारी झीलों में से एक है, इसकी लवणता 330 प्रति हजार है। राइट। देखिए नील या नाइल नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? नील या नाइल नदी किस झील से निकलती है दोस्तों? विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, एडवर्ड झील या एल्बर्ट झील? विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है ना, आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए नील नदी जो है दो नदियों के संगम से बना है। पहला व्हाइट नदी, ठीक है, तो व्हाइट नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जबकि ब्लू नदी, ठीक है, का उद्गम यूथोपिया के ताना झील से होती है। आप चित्र में देख सकते हैं, लेक विक्टोरिया से व्हाइट नील निकलती है, ठीक है, और ब्लू नील निकलती है लेक ताना से, यूथोपिया के लेक ताना से निकलती है। ये दोनों नदियां कहां मिलती है? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है, और यहीं से ये नील नदी कहलाती है। और उत्तर की ओर बहते हुए कहां पर गिर जाती है? मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और नील नदी का निर्माण करती है। नील नदी बता चुका हूं कि भूमध्य सागर में गिर जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विक्टोरिया झील कितने देशों से घिरा हुआ है, तो 3 देशों से घिरा हुआ है। पहला तो हो गया तंजानिया, दूसरा हो गया युगांडा और तीसरा हो गया केनिया। इन 3 देशों से विक्टोरिया झील घिरा हुआ है ना। चलिए अगला सवाल कीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्या है? चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है?
ये भी SSC CHSL 2016 का सवाल है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ या कोटा। देखिए कोटा जो है ना दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कोटा। देखिए चंबल नदी के तट पर ही कौन सा शहर स्थित है? कोटा शहर स्थित, ठीक है। जबकि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। आगे ये सारी बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद, ठीक है, ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन है? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भौगोलिक रूप से किस में आता है? उत्तर अमेरिका में आता है, अमेरिका में आता है, ठीक है। लेकिन इस पर किसका अधिकार है? तो ये इस पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन है? तो याद रखिएगा न्यू गिनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बता चुका हूं, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, ठीक है। दुनिया का तीसरा यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो अफ्रीका के पूरब में है, ठीक है। देखिए अगला सवाल कर लीजिए। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? IAS 2005 में पूछा हुआ सवाल है, तो आंसर कीजिएगा। भूमध्य सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में। देखिए तो बालियारिक द्वीप समूह जो है ना दोस्तों, किस सागर में स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है, मेडिटेरियन सी में स्थित है। देखिए बालियारिक द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहा होगा। बालियारिक द्वीप समूह, ये तीनों जो है बालियारिक द्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। किस सागर में है? बालियारिक सागर में है। लेकिन इसका बालियारिक सागर किस में है? तो मेडिटेरियन सी में है, ठीक है। बालियारिक द्वीप समूह स्पेन का भाग है। किसका भाग है? तो ये स्पेन का भाग है और भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। बालियारिक द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा पाल्मा डी मलोरिका, ठीक है, पाल्मा डी मलोरिका इसकी राजधानी है। देखिए RAS 60S PCS 2013 में सवाल पूछा गया है। जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि है ना दोस्तों, किसके बीच स्थित है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच, ठीक है। तो मलक्का जल संधि है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच मलक्का जल संधि है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। और जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप के बीच है। यानी पहला ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका और यूरोप, यानी कि तीसरे नंबर का, ठीक है। तो तीसरा किस में है? तो तीसरा B और C में है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है, तो ये पहला ऑप्शन है, तो B का फर्स्ट है। तो B का फर्स्ट किस में आ रहा है? B का फर्स्ट इसमें आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है, और हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोलक्को को अलग करती है और किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है और अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि की बात कर लिया जाए तो एशिया रूस और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच है और आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
हॉर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच है या फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। आइए इसे चित्र से समझते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बता चुका हूं कि स्पेन और मोरक्को के बीच है और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से अलग करती है। राइट, दूसरा चित्र देखते हैं। इसमें है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। राइट, तीसरा चित्र है बेरिंग जल संधि, ये रूस को अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। ठीक है, और किसे जोड़ती है? आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी से जोड़ती है। राइट, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ईरान और ओमान के बीच है। क्लियर? और किसे अलग कर दिया है? पर्शियन गल्फ को गल्फ और ऑफ ओमान से अलग करती है। देखिए अगला सवाल क्या है? करीबा बांध कहां पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया? आंसर कीजिएगा। काफ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेजी नदी पर या कोबोम्पो नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बनाया गया। डिटेल देखते हैं। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच है। ठीक है, आप देख सकते हैं करीबा बांध, और किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। देखिए फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है? सभी मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल की घटनाएं। समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल में कि आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, और मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऐसे तो वायुमंडल का कितनी परतें हैं? 6 परत है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, क्षोभ मंडल को डिटेल में देखते हैं। क्षोभ मंडल की बात कर लिया जाए तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है और मौसमी घटनाएं यही, जैसे वर्षा, बादल यहीं पर आपको दिखाई देती है। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है ना। इसी में आपको ओजोन परत देखने को मिलता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक बैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आयन मंडल में क्या होता है? यह पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थित है और रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर परावर्तित करने पर मदद करती है, जिससे हमें रेडियो सुनाई देती है। मध्य मंडल वायुमंडल की एक परत है जहां उल्काएं जलकर क्या होती है? नष्ट होती है। ध्रुव ज्योति आयन मंडल में होती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला है गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों को गरजता 40, प्रचंड 25 और चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। और कितने डिग्री अक्षांश पर है? 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश पर है। अब आ गया सवाल, है ना, वायु दाब सबसे कम कहां पर होता है? वायु दाब। ठीक है, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। देखिए गर्मी के दिनों में दोस्तों टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, व्याख्या क्या है? ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। क्यों होता है? तो इस दौरान जो है तापमान सबसे अधिक होता है। और नियम है दोस्तों, तापमान अधिक रहेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, कौन सा नियम है? बॉयल का नियम है। ठीक है, बॉयल का नियम है। देखिए अगला सवाल क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ठीक है, गोलार्ध है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें इस ओर चलती है। ठीक है, इस ओर चलती है, इस ओर चलती है, और उत्तरी गोलार्ध में पवनें इस तरफ चलती है। क्लियर ना? तो बाईं ओर विचलन का क्या कारण है दक्षिणी गोलार्ध में?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही है ना कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है दोस्तों। इसी के कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हो जाती है। देखिए अगला सवाल बीपीएससी 1996 में पूछा हुआ सवाल है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहां पर मिलते हैं? देखिए ये जो पृथ्वी है ना दोस्तों, इसे बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? 0 डिग्री अक्षांश यानी इक्वेटर काटती है। ठीक है, इक्वेटर। और यहीं पर सब सूर्य की किरणें जो है सबसे ज्यादा पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये उठा हुआ भाग होता है तो सूर्य की गर्मी यहाँ पर ज्यादा पड़ती है, जिसके कारण काफी वर्षा होती है। ठीक है, काफी वर्षा होती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क विषुवत रेखा के पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए विषुवत रेखा के पास घने वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पूरे वर्ष जो है तापमान और प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जो वनों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां देती है। अगला क्या है? विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन कौन सा देश करता है? कौन सा देश करता है दोस्तों? थाईलैंड। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कमेंट कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए थाईलैंड जो है विश्व का 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन करना है, और थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, रबर के उत्पादक देश है। देखिए अगला सवाल क्या है? यूएसए की टीवीए टेनेसी वैली ऑथोरिटी, ठीक है, जैसी परियोजना भारत यहाँ हो जाएगा भारत में कौन है? ठीक है, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है ना। भारत में कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया? तो दामोदर घाटी। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। इसका परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1948। मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता है। ठीक है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल की, किसकी? पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन, साथ ही साथ मत्स्य पालन। राइट दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी आपके चाहने वाले तैयारी में लगे हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।